नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे दर्द के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी तीखा होता है और वो सबसे ज़्यादा तब होता है जब आप वज़न रखने जाते हैं अपने पैरों पर, जब आप खड़े होते हैं, ख़ासकर सुबह के समय में। जी हाँ, एड़ी का दर्द, हील पेन। और जानते हैं सबसे बड़ा कारण क्या है इस हील पेन का? वो है प्लांटर फेशियाटिस। और प्लांटर फेशियाटिस को बहुत रिसर्च के बाद पाया गया कि ये एक इन्फ्लेमेशन नहीं है। प्लांटर फेशिया का दो शब्दों से बना है। पहली बात तो ये प्लांटर और फेशियाटिस। तो प्लांटर मीन्स वो हिस्सा जो आपके तलवे को नीचे होता है, उसको प्लांटर बोलते हैं। और फेशियाटिस जो है वो फेशिया शब्द से आया है। फेशिया जो है एक तरह का सॉफ्ट टिश्यूज़ है जो कि स्ट्रेचेबल होता है और आपके फुट में हील्स के दूसरे बोन्स के पास होता है और एक तरह का ब्रिज भी बनाता है वो। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा भी कि प्लांटर फेशिया कहाँ होता है, कैसा होता है। तो मित्रों, तैयार हो जाइए इसके कारण और इसके उपचार के बारे में जानने के लिए। तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये प्लांटर फेशिया का जो पेन है, प्लांटर फेशियाटिस का जो पेन है, वो कहाँ होता है। तो ये जो एरिया है आप देख रहे हैं, मैंने मार्क किया हुआ है, ये एडी का सबसे आगे वाला भाग है। यहाँ पे पेन सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पे एडी आपकी ख़त्म होती है और आगे की तरफ बढ़ती है। तो सबसे जो छोर है उसका आगे वाला और अंदर की तरफ, यहाँ से करके पेन जो सबसे ज़्यादा होता है। और कभी कभी इधर एडी के नीचे भी होता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ होता है और कभी कभी इस एरिया में भी होता है। ये पूरा एरिया प्लांटर फेशिया का है। आप प्लांटर फेशिया को गूगल करके भी देख सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, नॉर्मली ये जो आप देख रहे हैं ये थ्रेड है, ये प्लांटर फेशिया है। साइड व्यू से एकदम पतली सी लग रही है, लेकिन इसको अगर आप और देखेंगे कि कैसे ये क्लोज़ हो रही है, ये देखिए, ये जब टाइट हो जाती है, प्लांटर फेशिया टाइट जब हो रही है, कब? जब आपका ग्रेट टो ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है, जब आप टो उठा रहे हैं। इसमें देखिए ऊपर वाले पिक्चर में टो स्ट्रेट है, इसमें टो स्ट्रेट उठ रहा है। जब ये टाइट हो रही है तो ये आर्च इंक्रीज़ हो रहा है। और इस तरह से जब हम चलते हैं तो चलते वक्त लास्ट के फेज़ में जब हम टो उठाते हैं तो इस पे खिंचाव पड़ता है। किस पे? प्लांटर फेशिया पे। तो प्लांटर फेशिया के बार बार खिंचाव पड़ने से इसमें इरिटेशन होती है और ये इरिटेशन का सबसे ज़्यादा जो लोड आता है वो इस बोन के, कैल्केनियम बोन के एंट्रोमीडियल एंड पे आता है, आगे के अंदरूनी भाग में, जो मैंने पिछले चित्र में आप फ़ोटो में दिखाया, वीडियो में दिखाया, मार्क कर किया हुआ, गोल मार्क किया हुआ जो चिन्ह था उसमें। तो प्लांटर फेशिया पे नज़र डालने के बाद अब जानते हैं इसके कारण क्या हो सकते हैं। दोस्तों, कारण कई बार अनक्लियर होते हैं, लेकिन देखा गया है कि ज़्यादातर ये मैकेनिकल इरिटेशन यानी कि रनर्स को देखा गया कि रनर्स में ये हुआ है। तो इसको मैकेनिकल कॉज इसमें मेन रीज़न बन के सामने आया है। लेकिन इसके नाम को भी देखेंगे तो भी ये पता चलेगा कि जो इसके कॉमन नेम्स आज तक पड़े हैं उससे भी पता चलेगा कि ये मैकेनिकल कैसे है। रनर्स हील भी बोलते हैं इसको, जॉगर्स हील भी बोलते हैं, टेनिस हील भी बोलते हैं, पुलिसमैन हील भी बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा नाम है जो कि आपको इनके मैकेनिकल कॉज से हट करके दूसरा कॉज भी देगा, वह है गोनोरियल पेन, गोनोरियल हील। तो जैसे मैंने बताया कि इसका मैकेनिकल होता है, लेकिन ये और भी मल्टीफैक्टोरियल भी हो सकता है। इसका कारण इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है ये, और आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, न्यूप्लास्टिक हो सकता है यानी कोई कैंसर हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल पेन भी हो सकता है। तो ये कई सारे रीजन्स हो सकते हैं प्लांटर फेशियाटिस की। बट जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोस्टली ये मैकेनिकल इरिटेशन की वजह से होता है, यानी ओवर यूज़ की वजह से होता है। और ये प्लांटर फेशियाटिस, इसमें इन्फ्लेमेशन जैसी चीज़ बहुत कम बारी देखी गई है। ज़्यादातर ये प्लांटर फेशिया का हीलिंग ठीक से नहीं हो पाने की वजह से होता है। और बहुत क्लियर टर्म्स में अगर समझना चाहें आप तो ये समझ लीजिए, पहली बात तो ये कि ये अगर होता भी है तो 90% केसेस में ये बिना किसी सर्जरी के अपने आप सेल्फ लिमिटिंग तरीके से ठीक हो जाता है। तो सेल्फ लिमिटिंग तरीके से ठीक हो जाने के लिए हमको इसे ऐसा एनवायरनमेंट देना होता है कि ये
इसमें हीलिंग जो है थोड़ा बेटर हो जाए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि ये थोड़ा कई बार फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि इसमें हीलिंग टाइम कई बार ज़्यादा भी हो जाता है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और इसलिए इसकी पहचान, कॉज जानना बहुत ज़रूरी है। कॉज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में। अंदरूनी फैक्टर और बाहरी फैक्टर, हमारे शरीर से बाहर के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स की सबसे पहले बात करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में शारीरिक बनावट, जैसे कि पेस प्लानस यानी कि फ्लैट फुट, पेस कैवस यानी कि एक्स्ट्रा आर्च होना, उसके बाद जो टिबिया होती है, जो घुटने से नीचे इसकी जो लंबी बोन होती है, पूरी लंबी बोन टिबिया बोलते हैं जिसको, उसके एक्सेसिव टॉर्शन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है हमारे प्लांटर फेशिया पे। इसी तरह से एक्सेसिव फीमोरल एंटीवर्जन भी एक कंडीशन होती है जो फीमर बोन की होती है, जो कि घुटने से ऊपर की हड्डी, थाई बोन की हड्डी होती है, उसके एक्सेसिव एंटीवर्जन की वजह से भी हो सकती है। तो ये कुछ इंट्रिंसिक कारण है। और एक्सट्रिंसिक कारण क्या हो सकते हैं? ट्रेनिंग एरर्स। ट्रेनिंग एरर्स कैसे हो सकता है? जैसे कि आप बहुत ज़्यादा बिना रेस्ट दिए ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली आपने, तो ये इंट्रिंसिक एक तरह से ट्रेनिंग एरर हो जाता है। और दूसरा, ऐसे सरफेस पे इंडोर में जो कि वेल कुशन्ड सरफेस नहीं है, उस पर भी ट्रेनिंग की वजह से ये इस पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और ये कंडीशन प्लांटर फेशिया की ज़्यादा हो जाएगी। तो इन ट्रेनिंग एरर्स के अलावा एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट उस पर अनइवन सरफेस हो, इम्पैक्ट पड़ना, उससे भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें हील होने में इतना टाइम जो लगता है, उसका सबसे मुख्य वजह ये है कि जो इसकी वस्कुलैरिटी है वो डिसफंक्शनल हो जाती है। माइक्रो ट्रॉमा होता रहता है इसके ब्लड वेसल्स में, इसके टिश्यू के स्ट्रक्चर में, जो आपने पिक्चर में देखा। तो उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसकी जो वस्कुलैरिटी होती है फेशिया के अंदर, वो भी डिसफंक्शनल होती है। उसका फिर से बनना, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का रुक जाना, उसका हीलिंग प्रोसेस का थोड़ा स्लो हो जाना। चूँकि ब्लड वेसल्स जहाँ जहाँ होंगी वहाँ हीलिंग मटेरियल आराम से पहुँचेगा, लेकिन चूँकि प्लांटर फेशिया में ये थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इसी तरह से हीलिंग में भी थोड़ी स्लोनेस रहती है। थोड़ा ये यूँ कह लीजिए कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड रहता है कि ये कितने टाइम में ठीक होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि 90% केसेस में ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सेल्फ लिमिटिंग है, ये सबसे अच्छी बात है इसकी। और जैसा मैंने मार्क एक पिक्चर में दिखाया, मार्क करके गोल से, वो उस एरिया में होता है। और एक विंडलेस टेस्ट होता है, एक विंडलेस मैकेनिज़्म होता है, उसके ज़रिए भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ये सारा आपको सर्च करने पे मिल जाएगा। तो आप इसको जांच ज़रूर करवाइए, क्योंकि जांच से ही इसको परमानेंटली ठीक भी किया जा सकता है और इसका जो है हमेशा के लिए इससे निदान पाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज या क्या करना चाहिए इसमें जिससे कि ये ठीक हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा आइसिंग का रोल। आइस जो है, आप किसी छोटे से कप में, जो कि जैसे कि आइसक्रीम का कप हो गया, या इस तरह के छोटे कप ले करके उसमें पानी रख करके आप फ्रीज़र में डाल दीजिए, और उसका जो शेप बनेगा, उस शेप से आप अपने हील के ऊपर धीरे धीरे उस जगह पे पेन जहाँ पे है, आइस मसाज कीजिए 5-10 मिनट्स। कम से कम शुरू के दिनों में जब आप पेन फील करना शुरू कर रहे हैं, तो दिन में हर 1 घंटे के बाद इसको ज़रूर कर लीजिए। और दूसरा है, कुशन हील्स आती हैं, वो उनको आप बोलेंगे कि कुशन हील मार्केट में आपको मिल जाएंगी, वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है फिजियो अल्ट्रासाउंड थेरेपी में इसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। तो फिजियो अल्ट्रासाउंड अच्छी सी जो डेप्थ में जा सकती है, जिसको 1 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, और उसको एक ग्रेजुअल प्रोसेस के दौरान कम से कम 6-7 सिटिंग मिनिमम चाहिए होती है इसमें, मिनिमम। तो उसमें आपको अल्ट्रासाउंड थेरेपी से भी फ़ायदा होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए इसमें। ये देख सकते हैं आप, फुट को इस तरह से आप, पहली एक्सरसाइज ये है कि फुट को धीरे धीरे कर्लिंग इन करें।
या यूं करके आप ऐसे करके आर्च 20-30 टाइम्स करें एक बार में, दिन में 2-3 बार कर सकते हैं, यू नो, कर्लिंग इन योर टोज. Number 2 exercise, it can be your calf stretching exercise. सीधे खड़े होकर के और अपने लेग को स्ट्रेट कर लें. ये तो हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज है बेसिकली. हम देख सकते हैं अपने लेग को सीधे रखा, दूसरा लेग स्ट्रेट, और इससे आपके थाई के बैकवर्ड हिस्से में स्ट्रेच आना चाहिए. ये पूरा स्ट्रेच आ रहा है और हाफ अ मिनट के लिए इसको होल्ड करके रखिए. एक आप काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं ऐसे करके, और इसको यूँ पुल करें, पुल करके होल्ड कर. तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मुझसे कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझसे आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं. मेरा नंबर आपको किसी मेरे वीडियो जो पिछले वीडियोज़ हैं उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा आपको. और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए ताकि आप अपने प्रॉब्लम को खुद से समझ सकें, आइडेंटिफाई कर सकें और बहुत अच्छे से जल्दी ठीक हो सकें. थैंक यू. नमस्कार.